Hello student, good afternoon to everyone. तो नाउ वी स्टार्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम इसमें देखेंगे। अब देखो पहला पॉइंट ये है कि सम एलिमेंट टू कंप्लीट देयर octet some element to complete their octet, it lose outer shell electron. Why it is needed to complete their octet? According to octet, if it will complete their octet, then it become stable according to octet rule. That means if element lose outer shell electron and complete their octet, then it will become stable. Next point, we know that force of attraction, will applied on outer shell electron to nucleus proton towards nucleus. So energy will required to remove outer shell electron. Energy will required to remove outer shell electron. तो पहले यहाँ ध्यान से समझो, उसके बाद लिखना। पहले राइट डाउन करना बंद कर दो, अभी समझो इसको, तब राइट डाउन करना। लिसन हियर, according some element to complete their octet or duplet, it lose outer shell electron. इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अगर हम बात करें सोडियम के आउटर सेल में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम के जो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है,
क्यों? क्योंकि जब लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और जब लूज करता है तो क्या बन जाता है? केटायन। क्या बन जाता है? केटायन। तो वहीं ये बोल रहा है कि सम एलिमेंट सारे एलिमेंट नहीं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसका चाहता है कि ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। बाकी हमें दिमाग में रहा ये बात कि आखिर ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहता है, व्हाई इट विल बी नीड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इसका आंसर ये है, इफ इट विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट देन इट बिकम स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि इफ एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन in outer cell or 2 electron in outer cell, duplet or octet, then it will be stable like inert gas. In inert gas each and every element has 8 electron in outer cell except helium. हीलियम को छोड़ के, हीलियम डुप्लेट होता है, बाकी सब में क्या होता है? इनर्ट गैस। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हियर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें तो दिस वन इज अनस्टेबल। दिस वन इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। तो ये जो सोडियम है वो अनस्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे केसेज में ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा? केटायन। इट बिकम केटायन। यानी हम ये बोल सकते हैं व्हेन न्यूट्रल एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, व्हेन न्यूट्रल एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन इट बिकम केटायन। अगर एक न्यूट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अगर लूज करता है तो केटायन बन जाता है, और यहां इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसीलिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल बनना चाहते हैं। तो ये अनस्टेबल है और दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू, स्टेबल है ये अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। तो कहने का मतलब ये है कि पहला लाइन और दूसरा लाइन ये बात को हमें इंडिकेट कर रहा है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई पूछे कि ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो स्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, जैसे इनर्ट गैस के लिए। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है? एज वी नो डैट force of attraction will applied on outer cell electron। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे चार्ज माइनस है और ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस है। इस प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो we know that force of attraction will applied on outer cell electron to nucleus, यानी प्रोटॉन towards nucleus। यानी इस प्लस और इस माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसका डायरेक्शन किधर होगा? न्यूक्लियस की तरफ होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस और माइनस है। अच्छा, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करना है और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अट्रैक्शन भी है अंदर की तरफ। अब इसको बाहर जाना है, बाहर जाना है तो अपने मन से तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में है।
और इसको बोला है कि इसको बाहर भी जाना है, मतलब दोनों कंडीशन दे दिया। उसने बोला कि तुम जाओ अपना सेल छोड़ के, अपना ऑर्बिट छोड़ के जाओ, और उसने बोला ये कि हम जाने नहीं देंगे क्योंकि हम इसको प्लस और माइनस में अट्रैक्शन में रखे हैं हमने, और इसको जाना है भी क्योंकि इसको ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है। तो वैसे केस में होगा क्या, वैसे केस में होगा सो एनर्जी विल रिक्वायर्ड, तो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, हम बाहर से एनर्जी लगाते हैं कि तुम ऐसे नहीं जाओगे, हम यहां पर एक फोर्स, एक एनर्जी सप्लाई करेंगे। एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो हम हीट भी दे सकते हैं इसको, मतलब एनर्जी देने का मतलब हीट दे रहा है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सनलाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको एक एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन में बाहर नहीं जा रहा है, मोह माया में फंसा हुआ है, हमें बोलना है तुम्हें बाहर जाना ही होगा। तो हमने बोला, ये बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें एनर्जी तुम सप्लाई करोगे, हीट दोगे तब हम बाहर जाएंगे। तो हम यहां से हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करना मतलब एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने का मतलब एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। अब जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये जो अट्रैक्शन है वो टूट जाता है और ये बाहर निकल के चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ये एटम गैसियस फेज में होना चाहिए। अगर सॉलिड में भी रहेगा ना तो उसको हम गैस में बदल देंगे। गैसियस फेज का मतलब ये नहीं कि वो एटम गैस होगा तभी, नहीं, अगर सॉलिड में भी रहेगा तो हम पहले उसको गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम तो सोडियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड को हम पहले गैस में बदलते हैं। तो फर्स्ट अपॉन सॉलिड विल कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। तो सोडियम को पहले हम सॉलिड में गैस में बदलते हैं क्योंकि सोडियम सॉलिड में होता है। तो गैसियस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, गैसियस एटम मतलब ये मत सोचने का ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको हम गैसियस में बदलते हैं। अब यहां से एनर्जी सप्लाई करते हैं और एनर्जी सप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हम यहां बोल रहे हैं कि अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफिनेशन पे पहुंच गए। क्या कोई भी गैसियस एटम है उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टू बिकम its octet will be complete, then required energy is called ionization enthalpy। तो पहले आप इतना लिख लो, फिर हम अब डिफिनेशन देंगे, यहीं से हम डिफिनेशन देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन क्या होगा। तो पहले राइट डाउन कर लो आप सारी चीजें, राइट डाउन करने के बाद फिर हम डिफिनेशन पे आएंगे कि एक आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है। हम डिफिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ही बात है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा डिफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove
the most loosely bounded electron, the most loosely मतलब जो जिसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा हो, कम लग रहा हो, यानी आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखा भी है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन मीन्स आई एग्जाम्पल मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन from an isolated neutral gaseous, from an isolated आप अभी कोरोना है तो नाम सुन भी रहे होगे, आइसोलेटेड इसको आइसोलेटेड कर दो, बिल्कुल सेपरेट है, कोई कंबाइंड में नहीं है। फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस atom is called ionization potential। और गैसियस एटम का मतलब ये नहीं होता है केवल गैस, नहीं, सॉलिड है तो उसको गैस में हम कन्वर्ट करके तब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो वहां से एनर्जी सप्लाई किया जाता है। ओके, राइट डाउन करो, ओपन किए ना, पेज नंबर 9, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में हमें एनर्जी दिया जा रहा है, तो एनर्जी जब दिया जाएगा ये क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? इट विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एनर्जी दिया जा रहा है तो मेरे को बताओ ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? इट विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। केवल विनय, समन, जय, कोरे, निकिता। हाँ लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट दिया जा रहा है ना, मालूम है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ना, तो हीट दिया जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसमें लिखो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस because it absorb the heat, because it absorb the heat या absorb the energy, because it absorb the heat, because it absorb the heat, because it absorb the heat। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मेजर्ड इन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मेजर्ड इन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल,
या किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये कन्वर्जन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम में 26.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है। 23.06 ये कन्वर्जन है, यानी इससे इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 96 हो जाएगा, 96.45 किलो जूल पर मोल होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 1.6 इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर 602 10 पावर -19 जूल पर एटम होता है। ये कन्वर्जन लिख लेना, बाद में हम जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे इसमें काम आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है वही वैल्यू लिया गया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस जूल पर एटम। अच्छा, मोल क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोल, डिस्कस, आई विल डिस्कस लेटर, क्योंकि यहां पर केवल हम यूनिट कन्वर्जन देख रहे हैं। तो हमने जो एनर्जी सप्लाई किया है उस एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, किलो जूल हो सकता है, या किलो कैलोरी हो सकता है। तो हम जो आयनेशन एंथैल्पी है, जो आयनेशन पोटेंशियल है, उसको हम किलो जूल, किलो कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। अब देखो, अब कहीं कहीं पर क्या है, मान लो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो केवल ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अब यहां पर मैग्नीशियम है Mg, Mg के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से सुनना, अब इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही बार में नहीं निकल जाएगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 निकलेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? 1 बाय 1। ये गैसियस न्यूट्रल एटम हो गया, और यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज क्या आएगा? +1। रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल लूज। सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन को सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो Mg से बना
Mg+ और Mg+ से बना Mg+2। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, इसको और इसको। तो कुछ एनर्जी इसको दिया गया होगा और कुछ एनर्जी इसको दिया गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और दिस वन इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा, उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं। कहां से? न्यूट्रल एटम से। ये न्यूट्रल एटम है, मालूम है ना। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं IE1। कहीं कहीं I1 भी लिखता है, कहीं कहीं IP1 भी लिखता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ, फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन from outer cell, outer cell is called IE1, first ionization enthalpy। First electron from outer cell of neutral atom, of neutral atom is called IE1, that is known as IE1। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में इसको बोलते हैं IE2। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outer cell of its cation, not neutral atom, its cation, its यूनिपॉजिटिव, यूनिपॉजिटिव मतलब +1 चार्ज। इट्स यूनिपॉजिटिव, यूनिपॉजिटिव मतलब +1 चार्ज केटायन। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ इस यूनिपॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, required energy is called, required energy is called second ionization enthalpy।
two here two important point: removal of neutral atom and removal of unipositive, that is known as second ionization enthalpy. How to represent IE2? IE2. Now define third ionization energy. Like we take example aluminum, removal of first electron IE1, removal of second electron IE2, and removal of third electron is IE3. This one is IE1, this one is IE2, and this one is IE3. So removal of third electron, how to define third ionization energy? Third ionization enthalpy. This one, removal of third electron, required energy to required energy for removal of third electron from is important point, from dipositive, this one is important point, from dipositive cation, from dipositive cation is known as IE3. अब बात रहा सर हमने IE1 पढ़ा, IE2 पढ़ा, IE3, क्या IE4 भी हो सकता है? हाँ वो भी हो सकता है। IE5 भी हो सकता है? हाँ वो भी हो सकता है। लेकिन हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? 1, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लूज करने में एनर्जी लगता है ना। तो कहने का मतलब हम इन्फिनाइट आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं, पांचवा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, छठा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, सातवां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अच्छा, आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़े ना होंगे, तो 8 से ज्यादा हम डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनरली हम या तो 1 लूज करते हैं, या तो 2 लूज करते हैं, या तो 3 लूज करते हैं। 4 करेंगे तो ज्यादा 4 भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगने लगता है। इसीलिए डिफिनेशन केवल हम ज्यादा मोस्टली 3 कर देंगे। सर क्या हम फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होता है? होता है, होगा, डिफाइन हम कर देंगे, लेकिन मोस्टली होगा नहीं। हमारे को मोस्टली हमें 3 तक ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना है। अच्छा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहां से हमने निकाला? दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डाई पॉजिटिव के टाइम से। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहां से निकाला? यूनि पॉजिटिव के टाइम से। यूनि पॉजिटिव मतलब 1, डाई पॉजिटिव मतलब 2। ओके, तो हैव यू एनी डाउट इतना में से?